अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो स्टूडेंट्स, हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपनी पहली हेडिंग से, दैट इज व्हाट आर सैटेलाइट्स। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें सैटेलाइट्स का पता होना चाहिए। तो सैटेलाइट्स की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपने ग्रेड 9 में भी डिस्कस की होगी, दैट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स और रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड सैटेलाइट। तो लेकिन स्टूडेंट्स, अर्थ की बजाय आप याद रखिएगा, हर वो ऑब्जेक्ट जो किसी भी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सैटेलाइट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल सैटेलाइट एंड सेकेंड वन इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इसकी एग्जाम्पल हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसा कि मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि कुदरती तौर पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि किसी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट्स बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए अर्थ से रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजते हैं, जो कि अल्टीमेटली जमीन के गिर्द ऑर्बिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सैटेलाइट्स की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? An object that orbit around the earth। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम टाइप्स की बात करें तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि सैटेलाइट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल सैटेलाइट एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सारी की सारी डिस्कशन किसके ऊपर करेंगे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ऊपर। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी एक्सप्लेनेशन की। डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन में हम फर्स्ट पॉइंट में डिस्क्राइब करेंगे कि सैटेलाइट्स को अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए हम क्या चीज इस्तेमाल करते हैं। हम लिखेंगे सैटेलाइट्स और these are put into orbit by rockets। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमने एक सैटेलाइट को रॉकेट के जरिए उसके स्पेसिफिक ऑर्बिट तक पहुंचा दिया, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो उस सैटेलाइट को कंटिन्यूसली अपने ऑर्बिट में मूव करने पर मजबूर करती है? तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जैसे कि आपको मालूम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो स्टूडेंट्स, सैटेलाइट्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलती है? तो हम लिखेंगे they are held in orbits by the gravitational pull of the earth। कि जमीन की कशिश की फोर्स की वजह से सैटेलाइट्स को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है। नाउ स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि जब भी एक सैटेलाइट एक लो ऑर्बिट में जमीन के गिर्द मूव कर रहा है, मींस लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स का जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ के इक्वल, जिसकी वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे और देखते हैं कि उस डेरिवेशन की मदद से हम किस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो कि हमने इसी चैप्टर के अंदर एक आर्टिकल में डिराइव किया था, जो कि किसके इक्वल है? v स्क्वायर ओवर r के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर हम v स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, r की जगह हम लिखेंगे द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर ac द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करूं, तो ये फॉर्मूला किस तरह से चेंज होगा? g इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r।
तो स्टूडेंट्स हमने ए सी की जगह जी की वैल्यू क्यों पुट की है, तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा जो सैटेलाइट है इट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ एंड इट इज लो फ्लाइंग अर्थ सैटेलाइट। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम v की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो v स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, जी आर के इक्वल। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर को रिमूव करने के लिए वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स v का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो फाइनली v का फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट जी आर के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स ये किसकी स्पीड है, इस स्पीड को हम कहेंगे क्रिटिकल स्पीड। तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, क्रिटिकल स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, जिसका फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है। तो स्टूडेंट्स क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब क्या है, तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन है द मिनिमम स्पीड ऑफ द सैटेलाइट which is required to put the satellite into its orbit। तो स्टूडेंट्स क्रिटिकल स्पीड को हमने किस तरह से डिफाइन किया है कि वो कम से कम स्पीड जो कि रिक्वायर्ड है एक सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में मूव करवाने के लिए। और स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूला हमने किसके इक्वल डिराइव किया है, वी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आर। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है जी की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6400 किलोमीटर, जिसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करें तो हम लिखेंगे Vc इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी की जगह हम लिखेंगे 9.8 और स्टूडेंट्स आर की जगह हम लिखेंगे 6.4 इंटू 10⁻⁶। तो स्टूडेंट्स जब हम इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे मींस जब हम 9.8 को 6.4 इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट्स क्रिटिकल वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू क्या आएगी 7.9 और यूनिट हम लिखेंगे किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू फॉर द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लो फ्लाइंग अर्थ सैटेलाइट। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि किसी भी लो फ्लाइंग अर्थ सैटेलाइट को मिनिमम कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड है अपने ऑर्बिट में मूव करने के लिए, दैट इज 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर एक सैटेलाइट जो कि इतनी वेलोसिटी के साथ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसीलिए हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक ऐसे सैटेलाइट का टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे जिसकी मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जैसा कि आपको मालूम है टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है, द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो सैटेलाइट को देखते हैं एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो स्टूडेंट्स टाइम पीरियड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला लिखेंगे जो कि आपको मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेकिन स्टूडेंट्स जैसा कि हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम स्मॉल टी को रिप्लेस करेंगे कैपिटल टी के साथ। तो इस इक्वेशन से कैपिटल टी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम एक सर्कुलर पाथ कंसीडर करें जिसका रेडियस है कैपिटल आर मींस
अगर ये हम अर्थ कंसीडर करें तो ये अर्थ का क्या होगा, रेडियस होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर सैटेलाइट इस पॉइंट से अपनी मोशन स्टार्ट करता है तो स्टूडेंट्स अगर वो एक कंप्लीट चक्कर काटने के बाद इसी पॉइंट पे वापस आएगा तो स्टूडेंट्स उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, इट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू 2 पाई r। नाउ स्टूडेंट्स हम s की जगह लिखेंगे 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। इट मीन्स दैट अगर हम लो फ्लाइंग अर्थ सैटेलाइट का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें r की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और v की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन वैल्यूज को पुट करें तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3.14, r की वैल्यू आएगी 6400 इन किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय v की वैल्यू हम किलोमीटर पर सेकंड में पुट करेंगे 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो t का फाइनल आंसर आएगा 5060 seconds। It means that if a low flying Earth satellite is orbiting around the Earth with a speed of 7.9 km per second, then it will require 5060 seconds to complete one revolution around the Earth। तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 5060 सेकेंड्स। अगर हम इस वैल्यू को मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो हम अपनी वैल्यू को 60 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम वैल्यू को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा मिनट्स में। तो स्टूडेंट्स आफ्टर डिवाइडिंग बाय दीज टू वैल्यूज हमारा टाइम पीरियड का आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 84 मिनट्स के इक्वल। इट मीन्स दैट सैटेलाइट को कितना टाइम रिक्वायर्ड है एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, दैट इज 84 मिनट्स। नाउ स्टूडेंट्स टाइम पीरियड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसकी हेडिंग लिखेंगे नोट की। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है फ्रॉम द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखूं जो कि किसके इक्वल है, F इज इक्वल टू जी एम एम आवर आर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसको हम कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमारा सैटेलाइट ज्यादा हाइट पे है एज कंपेयर टू द अर्थ तो फिर स्टूडेंट्स हम R को रिप्लेस करेंगे स्मॉल r के साथ, तो हम लिख सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूलाज को अगर हम देखें तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस दैट कि अगर हमारा सैटेलाइट जमीन की सरफेस से, अर्थ की सरफेस से ज्यादा हाइट पे है तो इट मींस दैट ज्यादा हाइट पर जाने से फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो स्टूडेंट्स हमारे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइट एज ऑन द स्पीड v एंड टाइम पीरियड t ऑफ द सैटेलाइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, और सेंटर से अर्थ की सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेडियस ऑफ अर्थ मींस कैपिटल R से। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये एक सैटेलाइट है जो कि सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी हाइट पर मौजूद है, दैट इज h। और स्टूडेंट्स ये इस सैटेलाइट का ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा अर्थ के अराउंड। तो स्टूडेंट्स
अगर हमारा ये सैटेलाइट अर्थ के बिल्कुल करीब है, सरफेस ऑफ अर्थ के बिल्कुल करीब है, देन स्टूडेंट्स हम इस हाइट को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितना है, दैट इज इक्वल टू r प्लस h। और स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r के साथ। लेकिन स्टूडेंट्स अगर एक लो फ्लाइंग सैटेलाइट है, मींस जिसकी हाइट एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ बहुत कम है, तो फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मींस व्हेन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन h या फिर h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो स्टूडेंट्स हम कंसीडर करते हैं r इज नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। दैट्स वाई जब हमने ये सारी कैलकुलेशन की है, हमने यहाँ पर स्मॉल r को रिप्लेस किया है कैपिटल R के साथ। तो स्टूडेंट्स जब हमारी हाइट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो उसका इफेक्ट स्पीड ऑफ द सैटेलाइट और टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के ऊपर क्या होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, व्हेन h means height of the satellite increases, the speed v of the satellite decreases and time period t increases and satellite require more time to complete one revolution. Now students, effect of height on the speed and time period of satellite को डिस्कस करने के बाद अब हम देखेंगे कि एक लो फ्लाइंग अर्थ सैटेलाइट का कम से कम डिस्टेंस कितना हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू इसी आर्टिकल में गिवन है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 400 किलोमीटर्स। एंड स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ द मिनिमम हाइट of the satellite from the surface of the earth. First year physics chapter number 5, topic name is artificial satellites part 2. Dear students, effect of height on speed and time period of low flying earth satellite को डिस्कस करने के बाद अब हम आज के लेक्चर के लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, दैट इज जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक जीपीएस सिस्टम को बनाने के लिए इस तरह के 24 सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होते हैं। मींस इस तरह के मतलब है कि ऐसे सैटेलाइट्स जो कि जमीन से तकरीबन 400 किलोमीटर की हाइट पर अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, मींस रिवॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 24 such satellites are required to form a GPS system, global positioning system. तो स्टूडेंट्स जीपीएस की मदद से कोई भी एयरलाइन पायलट हो, एक सेलर हो या कोई भी इंसान ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर अपनी करेक्ट पोजीशन को फाइंड कर सकता है विद एन एक्यूरेसी ऑफ 10 मीटर्स। जमीन के सरफेस के ऊपर 10 मीटर एक्यूरेसी के साथ अपने मोबाइल फोन की मदद से या फिर पॉकेट साइज इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जिसको जीपीएस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, आप अपनी लोकेशन को, अपनी पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 10 मीटर्स। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।